नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर तो आप लगातार सब कुछ सारी रिपोर्ट देख ही रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में बांग्लादेश की स्थिति और भी अधिक भयावह होने वाली है और आज मैं आपसे इसी बारे में चर्चा करने आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रात 2 बजे का वक्त था जब मैं गहरी नींद में था, जब ढाका से मुझे एक कॉल आता है और जैसे ही मैं उस कॉल को उठाता हूं तो उधर से एक आवाज़ आती है कि भाई मेरा घर जल रहा है, मेरे कुछ और लोगों के घर जल रहे हैं अड़ोस पड़ोस में, किसी तरह से कुछ मदद करो। मैं बेबस था, मदद भी करूं तो क्या मदद करूं, किस तरह की मदद करूं। अभी तो फिलहाल वीज़ा तक भी दिलाना मुश्किल है। बात सीधी सी है कि मसला ये वीज़ा का नहीं है, बात इतनी सी है कि बांग्लादेश कब पूर्वी पाकिस्तान बन जाए, कब जिहादिस्तान बन जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन उस बनने की राह में बांग्लादेश निकल पड़ा है और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। लगातार मैं अपने दर्शकों से, आप लोगों से ये शेयर करता रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और उसी के तहत बांग्लादेश से शेख हसीना को हटाया गया था और फिर नोबेल शांति पुरस्कार पाए मोहम्मद यूनुस नाम के व्यक्ति को बांग्लादेश की गद्दी पर बिठा दिया गया। और देखिए, शांति के मसीहा के गद्दी पर बैठने के बाद किस तरह के कत्लेआम लगातार चल रहे हैं और हर बार यूनुस साहब एक ही बात कहते हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, बस भारत की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यानी कि मोहम्मद यूनुस ने उन जिहादियों को, उन कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस भारत को बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि 17 दिसंबर को जब आपने देखा कि भारत के हाई कमीशन को जिहादियों ने घेर लिया, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जिस लड़के के मौत के नाम पर ये सब चल रहा है, उस लड़के का परिचय आज की तारीख में पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह वो छात्र नेता ढाका में चुनाव लड़ना चाहता था और जब वो ई रिक्शा से जा रहा था तब उसके बाईं कान के ऊपर से गोली मारी गई और वो इस तरफ से निकल गया। मुझे तो लगता है कि शायद उसकी मौत उसी समय हो गई थी, लेकिन उस समय मोहम्मद यूनुस ने इस मामले को थोड़ा और सुलगाने के लिए कहा कि अभी वो गंभीर हालत में है, फिर दिखावे के लिए सिंगापुर भेजा गया और फिर जैसे ही औपचारिक ऐलान किया गया कि छात्र नेता उस्मान हादी जीवित नहीं है, उसके बाद सब दंगाई सड़क पर आ गए और उसके बाद जो मंजर हुआ वो तो तालिबान शासन में भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पेड़ पर लटका दिया गया, पहले पीट कर मारा गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। लेकिन एक आदमी को मारा गया ये बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि उसके चारों तरफ 500 से ज्यादा लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे थे। तो ये है असली बांग्लादेश, ये है वो बांग्लादेश जिसके लिए 1971 में भारत की सेना ने पाकिस्तान के साथ जंग किया था। ये है वो बांग्लादेश जिसको बनाने के लिए, जिसको बचाने के लिए भारतीय सेना ने बलिदान दिया था। और उसके बाद का जो बांग्लादेश आज बना है, जो आज की नई पीढ़ी है, जिसे आप जेनजी जिहादी कहते हैं, इन लोगों ने बांग्लादेश के लिए जो नया प्लान बनाया है वो जिहादिस्तान का है, वो पूर्वी पाकिस्तान बनाने का है और उसके लिए उसको भारत से दुश्मनी करनी है। आप सोचिए, उस भारत से जिसकी मदद से बांग्लादेश गरीब मुल्क से मध्यम आय वर्ग वाले कंट्री में शुमार होने लगा था। बांग्लादेश से एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को जा रहा था। अमेरिका के शॉपिंग मॉल में मैंने बांग्लादेश के बने कपड़े देखे थे। बांग्लादेश की इकोनॉमी लगातार पटरी पर आ रही थी, लेकिन फिर पिछले साल अगस्त में शेख हसीना गद्दी से हटाई गई। लेकिन आखिर कौन है ये असली गुनहगार? क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद जिहादी लोगों का हाथ है या ये एक बड़ा खेल है? इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूं। इसी साल फरवरी में 13 फरवरी को मैं अमेरिका के व्हाइट हाउस में था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही थी। मुझे मौका मिला और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से एक सवाल किया था। वो सवाल था कि अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को गद्दी से हटाया गया, उसमें अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद यूनुस
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की संस्था क्लिंटन फाउंडेशन में सक्रिय रहे थे। उन्हीं लोगों ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाया। उन्हीं लोगों ने बांग्लादेश में उनको रीइंस्टेट किया। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस के बेटे से लगातार उनकी मीटिंग हो रही थी। उन्हीं दिनों अमेरिका के विदेश मंत्रालय में रहने वाले अधिकारी डोनाल्ड लू लगातार बांग्लादेश में एक्टिव थे। अमेरिका विदेश मंत्रालय में बड़ी स्तर पर कार्यरत विक्टोरिया नुलैंड, जिसे दुनिया के ज़्यादातर देशों में रिजीम चेंज का मास्टरमाइंड कहा जाता है, वो सब सक्रिय थे। और हुआ क्या? तो कहानी कुछ यूं है कि भारत अक्सर ये कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हम बरकरार रखेंगे, यानी कि हम स्वतंत्र तरीके से फैसला लेंगे कि हम रूस के साथ रहें, अमेरिका के साथ रहें, वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ ये कि शेख हसीना के शासनकाल में जब अमेरिका ने कुछ मांग रखी तो शेख हसीना ने मना कर दिया और कहा कि हम भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखेंगे। अमेरिका को इस बात से बेहद गुस्सा आया, बहुत नाराजगी हुई। उसका सोचना था कि भारत तो भारत, अब बांग्लादेश भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पर हमें आंख दिखाएगा। कहानी यहाँ से शुरू होती है। और फिर उसके बाद सो कॉल्ड जुलाई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन होता है। और ठीक उसी तरह जैसे 2014 में यूक्रेन में मैदान रिवॉल्यूशन में हुआ था, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, ठीक उसी तरह से यहाँ भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा गोलियां चलती है और उसके बाद छात्र हिंसक होते हैं और फिर शेख हसीना को जाना होता है। शेख हसीना भारत आकर शरण लेती है, यहाँ तक तो आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उस कैरेक्टर को लाया जाता है जिसे अमेरिकन डीप स्टेट ने पहले ही सोच रखा था बांग्लादेश में रीइंस्टेट करने का। अब वो आ चुका है। अब अमेरिकन डीप स्टेट के लिए ऑलरेडी बांग्लादेश की जमीन बेहद उपजाऊ थी। याद करिए, यूएस एड वहां पर रोहिंग्या को मदद देने के नाम पर लंबे समय से काम कर रहा था। तो यूएस एड का काफी वहां पर डीप स्टेट के अलावा भी अपने एसेट्स मौजूद थे। उन सबको एक्टिवेट किया गया, उन सबको इस्तेमाल किया गया। और आज की तारीख में जो आप बांग्लादेश के सड़कों पर नंगा नाच देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों का किया हुआ है। और हाँ, जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए तो वो कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा। बांग्लादेश में स्थिति खराब हो तो सबसे अधिक तो खुश कौन होगा? पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान खुश हो गया और इस वक्त पाकिस्तान उस यूएस के डीप स्टेट के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी पाकिस्तान इस पूरे बांग्लादेश के ऑपरेशन में बहुत कुछ ऐसा करने में कामयाब हो रहा है जो शायद पहले नहीं सोच पाता था। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत विरोधी तत्व बांग्लादेश में नहीं थे या फिर पाकिस्तान समर्थन तत्व नहीं थे। बांग्लादेश के जन्म के समय भी पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले लोग थे। उन्हीं को शेख हसीना रजाकार कहते थे। और उनमें से बहुत से जिहादियों को, कट्टरपंथियों को शेख हसीना की सरकार के समय में जेल में भी भेजा गया। लेकिन जब यूनुस सरकार आई तो यूनुस सरकार ने सबसे पहले उन सबको रिहा कर दिया और उनको कमान सौंप दिया गया। और अभी नाम के लिए यूनुस की सरकार है, लेकिन शासन वो जिहादी चला रहे हैं। और वो जिहादी छात्रों को आगे करते हैं, जेनजी को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके नाम पर ये सारा उत्पात रचा जा रहा है। और एक के बाद एक स्टेप पहले से ही तय है। और इस स्टेप का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि किसी भी कीमत पर इंडियन हाई कमीशन को बंद करना और वहां से भारतीय राजनयिकों को बांग्लादेश से बाहर निकालना। तो संभावना इस बात की है कि उस्मान हादी की मौत के ऐलान के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो दंगा उत्पाद हो रहा है, जो आगजनी की घटनाएं घट रही है, इसका परिणाम ये होगा कि अब दंगाई फिर से इंडियन हाई कमीशन को अटैक करेंगे और फिर अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। और उस वक्त यूनुस सरकार ये कहेगी कि देखिए, मैं तो कोशिश कर रहा था, हमने तो सेना लगाई थी, पुलिस बल लगाए थे, लेकिन हम रोक नहीं पाए। हम क्या करते, बहुत बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए लोग घुस गए थे। और इस तरह वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेबसी दिखाएंगे। और होगा ये कि इंडियन हाई कमीशन को टारगेट किया जाएगा, हमारे राजनयिकों के ऊपर जान का खतरा है, उन पर हमले किए जाएंगे और भारत को अपमानित करने के कई प्रयास हो सकते हैं। ये सब कुछ होना है ताकि उसके बाद पूरी तरह से भारत का प्रभाव बांग्लादेश से खत्म हो जाए, ये लक्ष्य पूरा हो सके। हालांकि ये भी सवाल है कि जो लोग गाजा में हुई हिंसा के लिए आंसू बहा रहे थे, आज वो बांग्लादेश में चुप है,
मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता कि गाज़ा और बांग्लादेश की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन क्या बांग्लादेश में मारे जा रहे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? फिर उसके लिए समर्थन क्यों नहीं हो रहा? पश्चिमी देशों से आप देख रहे हैं, अमेरिका से, यूरोप से बांग्लादेश को लेकर कोई बयान आ रहा? नहीं आ रहा। ट्रंप भी जब चुनाव लड़ रहे थे तभी उन्होंने एक बयान दिया था बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदू के समर्थन में, लेकिन उसके बाद से उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है, क्योंकि हर किसी को बांग्लादेश चाहिए और बांग्लादेश तभी मिल पाएगा जब वहाँ से भारत का इन्फ्लुएंस खत्म होगा। और उसके लिए इस वक्त कट्टरपंथियों को, जिहादियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार बांग्लादेश कंट्रोल में आ जाएगा, सेंट मार्टिन आइलैंड, जहां पर मैं खुद भी पिछले साल अगस्त में होकर आया था, एक बार वो कब्जे में आ जाएगा तो फिर अमेरिका वहां पर अपना बेस बना सकेगा और वहां से इंडियन ओशन पर अपना कंट्रोल कर सकेगा। ये अमेरिका का अपना टारगेट है और उसको पाकिस्तान की मदद से, बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी तत्वों की मदद से पूरा करने की कोशिश हो रही है। और ये पूरा तभी होगा जब बांग्लादेश से सभी तरह के जो इंडियन इन्फ्लुएंस है उसको खत्म किया जा सके। वरना सोचिए, भारत से क्या दुश्मनी है? भारत तो मदद कर रहा है। भारत तो खाने पीने, दवाई से लेकर व्यापार, इन्वेस्टमेंट, हर तरह से मदद कर रहा है। जियोपॉलिटिकल कंडीशन, स्टेटस बांग्लादेश का पहले बढ़ा था। आज बांग्लादेश पूरी दुनिया में किस वजह से जाना जा रहा है? सिर्फ इन्हीं उत्पाद, दंगा, आगजनी की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी भारत विरोध का नारा चल रहा है। तो भारत विरोध के नाम पर बांग्लादेश को जिहादिस्तान बनाने की कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में सभी लोग इसके समर्थन में हैं। देखिए, बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ से अधिक है। उसमें से बहुतायत आबादी जो है वो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं। वो भारत के प्रति आदर भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं, एहसान का भाव रखते हैं। लेकिन वो चुप है, क्योंकि इस वक्त देश दंगाइयों के हाथ में, जिहादियों के हाथ में। हर किसी को अपनी जान बचानी होती है। वो बड़ी उम्मीद से भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत एक बड़ी पावरफुल कंट्री है, उनके पास मिलिट्री माइट है और उनका मानना यह है कि ये सही समय है जब भारत को एक बार फिर से सैन्य तरीके से इंटरवीन करना चाहिए, जैसे 1971 में हुआ। इसी तरह के हालात थे जब भारत ने इंटरवीन किया था और एक बार फिर उसी तरह के हालात बन गए हैं। तो बांग्लादेश के बड़ी आबादी इस उम्मीद में बैठी है कि भारत की तरफ से कुछ हो। देखिए, हमें भी कुछ एक्शन लेने होंगे। अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये मसला केवल बांग्लादेश का आंतरिक मसला नहीं रहने वाला। सबसे पहले बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो मारे जाएंगे। बांग्लादेश में जो उदारवादी सोच के बंगाली मुसलमान हैं वो मारे जाएंगे। बंगाली अस्मिता को खत्म किया जाएगा और वहाँ जिहादी कट्टरपंथी राज स्थापित हो जाएगा। और उसके बाद भारत के खिलाफ हर दिन, हर पल नई किस्म की चुनौतियाँ होगी। यानी अभी तक आप पाकिस्तान और चीन दो फ्रंट से लड़ रहे थे, अब बांग्लादेश भी एक नया फ्रंट हो जाएगा। इसलिए भारत को जल्द से जल्द कुछ स्टेप उठाने होंगे। भारत को पूरी दुनिया में पश्चिमी देशों से सवाल पूछने चाहिए, अमेरिका से सवाल पूछने चाहिए कि अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हुआ तो फिर इसकी कीमत कौन चुकाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि भारत को, यूनुस सरकार को और वहाँ के प्रशासन को सख्त संदेश देना चाहिए कि बांग्लादेश में अराजकता के नाम पर भारत विरोधी कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जा सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो भारत फिर कठोर कदम उठा सकता है। अगर हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अगर हम ये विचार करते रहे कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे, तो यकीन मानिए यही वेट एंड वॉच की पॉलिसी इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, यूक्रेन में और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हुआ। उनका जो हाल हुआ वही हाल बांग्लादेश का भी होगा। और फिर बांग्लादेश एक बार उस रास्ते पे चले गया तो फिर वो भारत के लिए हमेशा एक बड़ा कांटा ही बनेगा। फिर आप भूल जाइए कि बांग्लादेश आपका मित्र देश होगा। बहरहाल, मेरी बहुत सारी बातों से आपको लगता होगा कि मैं बहुत ही भावनात्मक तौर पर ये कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार बांग्लादेश में रहने वाले बहुत से लोग, चाहे वो वकील हों, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हों, समाज सेवी हों, उन सबसे बातें कर रहा हूँ। ये उनकी राय है, बस शब्द मेरे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।